जीवन का अर्थ। बयानकर्ता सोतो जॉर्ज लुइस बोर्गेस की कहानी अ प्रॉब्लम का मुख्य पात्र है। यह कहानी मिगेल सर्वांटिस के प्रसिद्ध उपन्यास डॉन क्विहोते के इसी नामधारी नायक के बारे में है। डॉन क्विहोते अपने लिए एक कल्पित दुनिया रच लेता है जिसमें वह एक प्रसिद्ध सुरमा है जो दैत्यों से युद्ध कर लेडी डल्सिनिया डेल टोबोसी को रक्षा करने की मुहिम पर निकला है। वास्तविक रूप में डॉन क्विहोते एक बुजुर्ग देहाती भद्र पुरुष एलेंसो क्विसानो है। कुलीन डल्सिनिया पास के गांव के खेत में काम करने वाली एक गंवई लड़की है और दैत्य दरअसल पवन चक्कियाँ हैं। बोर्गे सवाल उठाते हैं कि उस सूरत में क्या होता अगर इन कल्पनाओं में अपने विश्वास के चलते डॉन क्विहोते किसी वास्तविक व्यक्ति पर हमला कर उसको मार डालता। बोर्गेस मानवीय परिस्थिति के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाते हैं। जब हमारे बयानकर्ता सोतो द्वारा बुने गए किस्से हमें या हमारे आसपास के लोगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। बोर्गेस कहते हैं कि 3 मुख्य संभावनाएं हैं। एक संभावना यह है कि कुछ खास न हो, डॉन क्विहोते किसी वास्तविक आदमी को मारना ही नहीं चाहेगा। उसकी भ्रांतियाँ इतनी प्रबल है कि वो वास्तविक हत्या करने और पवन चक्कियों के रूप में कल्पित दैत्यों के साथ द्वंद्व युद्ध करने के बीच फर्क ही नहीं कर पाएगा। दूसरा विकल्प यह है कि जैसे ही डॉन क्विहोते किसी व्यक्ति की जान लेगा वैसे ही वह इतना भयभीत हो उठेगा कि वह अपने विभ्रम से बाहर आ जाएगा। यह उस नौजवान रॉन्गरूट जैसी स्थिति होगी जो इस विश्वास के साथ युद्ध लड़ने जाता है कि अपने देश की खातिर मर जाना अच्छा है, लेकिन अंत में युद्ध की वास्तविकताओं का सामना होने पर उसका भ्रम टूट जाता है। लेकिन एक तीसरा विकल्प भी है जो कहीं ज़्यादा जटिल और गंभीर है। जब एक डॉन क्विहोते कल्पित दैत्य से लड़ रहा था तब तक वह महज एक नाटक कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह वास्तव में किसी व्यक्ति को हत्या करेगा वह पूरी शक्ति के साथ अपनी कल्पनाओं से चिपक जाएगा, क्योंकि केवल ये कल्पना है उसके इस त्रासद कुकर्म को अर्थ प्रदान करती है। इरावास यह है कि किसी कल्पित किस्से की खातिर हम जितनी ही कुर्बानियाँ देते हैं उतनी दृढ़ता के साथ हम उस किस्से से चिपके रहते हैं, क्योंकि हम इन कुर्बानियों के लिए और उस पीड़ा के लिए जो हमने पहुँचाई होती है अर्थ देने को व्यग्र होते हैं। राजनीति में इसको हमारे लड़कों की जान बेकार नहीं गई लक्षण के रूप में माना जाता है। 1915 के इटली मित्र राष्ट्र शक्तियों के पक्ष से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। इटली का घोषित लक्ष्य ट्रेंटो और ट्रिस्टे को आज़ाद करने का था, जो वे 2 इतालवी अधिकार क्षेत्र थे जिन पर ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य ने नाजायज ढंग से कब्जा कर रखा था। इतालवी राजनेताओं ने संसद में उग्र भाषण देते हुए ऐतिहासिक बदला लेने और प्राचीन रोम के गौरव को पुनर्स्थापना के संकल्प दोहराए थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में इतालवी रंगरूट फॉर टेंटो एंड ट्रिस्टे के नारे लगाते हुए मोर्चे पर गए थे। उनका ख्याल था कि यह आसान जीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑस्ट्रो हंगेरियाई फौज ने इजोन्सो नदी के समानांतर एक मजबूत रक्षात्मक सैन्य दीवार खड़ी कर गई थी। इतालवियों ने 11 रक्त रंजित लड़ाई में इस रक्षापंथी से टक्कर ली, लेकिन वे बहुत से कुछ मील का इलाका ही जीत सके, लेकिन कोई उल्लेखनीय कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहली लड़ाई में कोई 15,000 इतालवी मारे गए, घायल हुए या बंदी बना लिए गए। दूसरी लड़ाई में इतालवियों ने 40,000 लोगों को खो दिया। तीसरी लड़ाई में उन्होंने 60,000 लोगों को खोया। इस तरह यह सिलसिला 11वीं मुठभेड़ तक 2 से ज़्यादा खौफनाक वर्षों तक जारी रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाइयों ने अंततः जवाबी हमला किया और कैपेरेटो की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध 12वीं लड़ाई में उन्होंने इतालवियों को पूरी तरह पराजित कर दिया और लगभग वेनिस के दरबारों तक पीछे धकेल दिया। वो गौरवमय कारनामा एक रक्त स्नान में बदल गया। युद्ध का अंत आते आते लगभग 7 लाख इतालवी सैनिक मारे जा चुके थे और 10 लाख से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके थे। पहली सोंजो लड़ाई में इतालवी राजनेताओं के पास 2 विकल्प थे। ये अपनी गलती स्वीकार कर सकते थे और शांति संधि की पेशकश कर सकते थे। ऑस्ट्रिया हंगेरी का इटली के खिलाफ कोई दावा नहीं था और उसको शक्ति संधि करके खुशी ही होती, क्योंकि वो अपनी जीवन रक्षा के लिए कहीं ज़्यादा ताकतवर रूसियों से लड़ने में व्यस्त था। लेकिन राजनेता हजारों की संख्या में मारे जा चुके रूसियों से लड़ने में व्यस्त था लेकिन राजनेता हजारों की संख्या में मारे जा चुके इतालवी सैनिक के अभिभावकों, बीवी और बच्चे के पास किस तरह जाकर उनसे यह कहते, सारी हमसे गलती हुई। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को सुनकर बहुत दुखी नहीं होंगे, लेकिन आपका जियोवानी बेकार ही मारा गया।
उसी तरह आपका मार्को मारा गया है। दूसरा विकल्प था कि वे यह कहते थे जियोवानी और मार्को हीरो थे, वे इसलिए मरे ताकि क्रिस्तो इतालियों के पास वापस आ सकता है, और हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह मौत बेकार नहीं जाएगा। हम तब तक लड़ना जारी रखेंगे जब तक कि हमारी जीत नहीं हो जाती। आश्चर्य की बात नहीं कि राजनेताओं ने दूसरा विकल्प चुना, इसलिए उन्होंने दूसरी लड़ाई लड़ी और उससे भी ज़्यादा लोगों को खो दिया। राजनेताओं ने एक बार फिर तय किया कि लड़ाई जारी रखना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हमारे लड़कों की जानें बेकार नहीं गई। आप सिर्फ राजनेताओं को दोष नहीं दे सकते, जन समुदाय ने भी युद्ध को समर्थन देना जारी रखा था, और जब लड़ाई के बाद इटली के सारे अधिकार क्षेत्र हासिल नहीं कर सका जिनकी उसने मांग की थी, तो इतालवी लोकतंत्र ने वेनिती मुसोलिनी और उसके फासिस्टों को अपना मुखिया बना लिया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इतालवियों ने जो बलिदान दिए थे उसी के वे समुचित भरपाई करेंगे। जहाँ किसी राजनेता को अभिभावक से यह कहना मुश्किल होता है कि उनका बेटा अकारण ही मारा गया, वही अभिभावक के लिए यह बात खुद से कह पाना और भी ज़्यादा तकलीफदेह होता है, और युद्ध के शिकार हुए लोगों के लिए तो और भी मुश्किल होता है। एक अपंग सैनिक जिसने अपने पैर गंवा दिए होते हैं, स्वयं से बजाय यह कहने के कि मुझे अपने पैर इसलिए गंवाने पड़े क्योंकि मैं इतना मूर्ख था कि मैं स्वार्थी राजनेताओं की बातों में आ गया, यह कहना ज़्यादा पसंद करेगा। मैंने शाश्वत इतालवी राज्य के गौरव की खातिर अपनी कुर्बानी दी थी। सुखद कल्पना में जीना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सुखद कल्पनाएं पीड़ा को अर्थ प्रदान करती है। पुरोहितों ने इस सिद्धांत को हजारों साल पहले खोज लिया था। यह अनेक मजहबी कर्मकांडों और फतवों का आधार है। अगर आप देवताओं और राष्ट्रों जैसी काल्पनिक सत्ताओं में लोगों का विश्वास कायम करना चाहें हैं, तो आपको उनसे किसी मूल्य, चीज़ या बलिदान करवाना चाहिए। यह बलिदान जितना ही ज़्यादा पीड़ादायक होगा, उतना ही ज़्यादा इस बलिदान को स्वीकार करने वाला कल्पित सत्ता के वजूद में उनका विश्वास मजबूत होगा। जुपिटर को अपनी कीमत बैल की बलि देने वाली एक गरीब किसान को कोई इस बात का यकीन हो जाएगा कि जुपिटर का अस्तित्व वास्तव में है, अन्यथा वह अपनी इस बेवकूफ़ी के लिए क्या तर्क देगा। किसान इसलिए एक के बाद एक बैलों की बलि देता जाएगा ताकि उसको यह स्वीकार न करना पड़े कि उसके सारे पिछले बैल बेकार गए। ठीक उसी वजह से अगर मैंने इतालवी राष्ट्र के गौरव की खातिर अपने एक बच्चे की या साम्यवादी क्रांति की खातिर अपने पैरों की कुर्बानी दी होती, तो इतना पर मुझे आमतौर से एक पुरजोर इतालवी राष्ट्रवादी व एक उत्साही साम्यवादी के बदल देने के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि अगर इतालवी राष्ट्रवादी मिथक या साम्यवादी प्रचार झूठ होते, तो मुझे यह मानने के लिए विवश होना पड़ता कि मेरे बच्चे की मौत या स्वयं मेरा पक्षाघात पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की बात को बचा सकता है। यही तर्क आर्थिक क्षेत्र में भी काम करता है। 1997 में स्कॉटलैंड की सरकार ने एक नया संसद भवन खड़ा करने का फैसला किया। मूल योजना के मुताबिक इस निर्माण कार्य में 2 वर्ष का समय और 4 करोड़ पाउंड की लागत का अनुमान था। दरअसल इस काम में 5 साल लग गए और इस पर 40 करोड़ पाउंड का खर्च हुआ। तब भी कभी ठेकेदारों को आकस्मिक कठिनाई और खर्चों का सामना करना पड़ता। वे स्कॉट सरकार के पास जाकर और ज़्यादा वक्त और पैसे की मांग करते। तब भी ऐसा होता, सरकार खुद ही कहता, खैर हम पहले ही इसमें लाखों पाउंड फूंक चुके हैं, और अब अगर हम काम रोक देते हैं और इस आंशिक ढांचे को जस का तस छोड़ देते हैं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हम 4 करोड़ पाउंड और देते हैं। कुछ महीनों बाद फिर से वही हुआ, जब तक इमारत को अधूरा छोड़ देने को टालने का दबाव और भी बढ़ चुका था। कुछ महीनों बाद यही किस्सा फिर दोहराया गया और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि वास्तविक लागत मूल्य आकलन से 10 गुना नहीं बढ़ गए। इस जाल में सिर्फ सरकारें ही नहीं फंसती, व्यापारी घराने अक्सर अपने नाकामयाब उद्यमों में लाखों फूंक देती है। वही व्यक्तिगत तौर पर लोग निश्चय, गवाह और अतिरोध के शिकार रोजगार में चिपके रहते हैं। हमारा बयानकर्ता सो तो पीड़ा को भविष्य में जारी रखना ज़्यादा पसंद होगा, सिर्फ इसलिए ताकि उसको यह स्वीकार न करना पड़े कि अतीत की पीड़ा पूरी तरह से अर्थहीन थी। अंततः अगर हम अपनी अतीत की भूलों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो हमारे बयानकर्ता स्रोतों के लिए कथानक में कुछ ऐसे पेश करना अनिवार्य है जो इन गलतियों को अर्थपूर्ण बना दे। हाँ, मैंने एक गलती की वजह से अपने पैर गंवा दिए थे, लेकिन इस गलती के चलते ही मैं यह बात समझ गया कि युद्ध एक नर्क है और अब
आगे से मैं अपना जीवन शांति के लिए संघर्ष करने में लगा दूंगा। इसलिए जो शारीरिक क्षति मुझे पहुंची वो आखिरकार कुछ तो सार्थक साबित हुई। इसने मुझे शांति का मूल्य सिखाया। इस तरह हम देखते हैं कि राष्ट्र, देवता और पैसे की तरह स्वतः भी एक कल्पित किस्सा है। हम में से हर एक के पास एक परिष्कृत व्यवस्था है जो हमारे ज़्यादातर अनुभवों को बाहर फेंक देती है, कुछ चुनिंदा नमूनों को बचाए रखती है। उनको हमारे द्वारा देखी गई फिल्मों, पढ़े गए उपन्यासों, सुने गए व्याख्यानों और जिन दुआसों का हमने आनंद लिया होता है उनको टुकड़ों में मिला देता है और फिर इस बारे कालमेल से एक सुसंगत प्रतीत होता किस्सा गढ़ती है जो हमें बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। यह कहानी मुझे बताती है कि मुझे किस चीज़ से प्रेम करना चाहिए, किस से नफरत करनी चाहिए और उसने साथ किस तरह बरतना चाहिए और अपने साथ किस तरह बरतना चाहिए। अगर कथानक के लिए ज़रूरी हुआ तो यह कहानी मुझे अपना बलिदान करने तक के लिए प्रेरित कर सकती है। हम सब की अपनी शैलियाँ होती है। कुछ लोग त्रासदी में रहते हैं, कुछ एक अनंत मजहबी नाटक में निवास करते हैं, कुछ जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं जैसे वो कोई एकल फिल्म हो और मानो किसी कॉमेडी के कुछ कार्य व्यापार न हो, लेकिन अंत में वे सब होती कहानियाँ ही है। तब फिर जीवन का क्या अर्थ है? उदारवाद मानवता है कि अर्को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई बाहरी संसार सत्ता हमें एक तैयारशुदा अर्थ उपलब्ध कराए। इसकी बजाय प्रत्येक मतदाता, ग्राहक और दर्शकों को अर्थ का सृजन करने के लिए और महज अपने जीवन के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के अर्थ का सृजन करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक स्वतंत्र हालांकि उदारवाद को कमजोरी का नाम बनाते हुए तर्क देना है कि स्वतंत्र व्यक्ति जैव रासायनिक एल्गोरिदम के एक संयोजक से बढ़ी गई महज एक काल्पनिक कल्पना है, काल्पनिक कहानी है। हर पल मस्तिष्क के जैव रासायनिक प्रक्रिया अनुभव की एक कौंध को रचती है जो तुरंत ही गायब हो जाती है। एक के बाद एक तेजी के साथ कौंधें प्रकट होती हैं और लुप्त हो जाती है, प्रकट होती है और लुप्त हो जाती है। ये क्षणिक अनुभव किसी चिरस्थायी सत्ता का रूप नहीं लेते। वचनकर्ता सत्व इस अवस्था थोपने के लिए एक अंततः किस्सा गढ़ता है जिसमें ऐसे प्रत्येक अनुभव के लिए जगह होती है और इसलिए हर अनुभव कोई न कोई टिकाऊ अर्थ लिए होता है। लेकिन यह किस्सा कल्पना की उपज ही है, भले ही वह कितना ही यकीन दिलाने वाला और ललचाने वाला क्यों न हो। मध्ययुगीन धर्मयोद्धाओं का विश्वास था कि ईश्वर और स्वर्ग उनकी जिंदगियों को अर्थ उपलब्ध कराता था। आधुनिक उदारवादियों का विश्वास है कि वैयक्तिक स्वतंत्र चयन जीवन को अर्थ उपलब्ध कराते हैं। ये सब समान रूप से भ्रांतिमूलक है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति और व्यक्तियों को लेकर संदेह हमेशा नए नहीं है। 2000 साल में भी पहले हिंदुस्तान, चीन और यूनान के चिंतकों ने तर्क दिया था कि वैयक्तिक स्वत्व तो एक छलावा है। लेकिन इस तरह के संदेह इतिहास में तब तक बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं लाते तब तक कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और रोज़मर्रा जीवन पर उनका प्रभाव नहीं होता। मनुष्य संज्ञानात्मक असंगतियों के उस्ताद होते हैं और हम स्वयं ही प्रयोगशाला में एक चीज़ और अदालत या संसद में नितांत किसी दूसरी चीज़ पर विश्वास करने की छूट देते हैं। जिस तरह एक हैसियत उसी दिन लुप्त नहीं हो गई थी जिस दिन डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन किया था, उसी तरह उदारवादी भी महज इसलिए लुप्त नहीं हो जाएगा कि वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच सके कि स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होते। निश्चय रिचर्ड डॉकिंस, स्टीवन पिंकर और नई वैज्ञानिक विश्व दृष्टि के दूसरे सूरमा तक उदारवाद को त्यागने से इनकार करता है। स्वत्व और इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता को विखंडित करने में सैकड़ों पांडित्यपूर्ण पन्ने लगा चुकने के बाद वे ऐसी विस्मयकारी भौतिक कलाबाजियाँ दिखाते हैं जो उनको चमत्कारपूर्ण ढंग से वापस 18वीं सदी में ले जाकर छोड़ती है। मानव विकासपरक जैविकी और अस्तित्व विज्ञान की विस्मयकारी खोजों का लाख रूसो और जेफरसन के नैतिक और राजनीतिक विचारों पर कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। लेकिन एक बार जैसे ही वे विधर्मितापूर्ण वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियाँ रोजमर्रा की प्रौद्योगिकी, राजमार्ग की गतिविधियाँ और आर्थिक संरचनाओं से रूपांतरित हो जाएगी, वैसे ही इस नाव की सवारी को साथ ही रखना उत्तरोत्तर मुश्किल होता जाएगा और हमें या हमारे उत्तराधिकारियों को संभवतः
मजहबी आस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं के एक सर्वथा नवीन पैकेज की जरूरत होगी। तीसरी सहस्राब्दी की शुरुआत में उत्तरवाद को उत्तर इस दक्षिण बार से नहीं है कि स्वतंत्र व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ठोस प्रौद्योगिकियां से है। हम ऐसे अत्यंत उपयोगी उपकरण, औजारों और संरचनाओं की बाढ़ का सामना करने जा रहे हैं जो मनुष्य की स्वागत इच्छा शक्ति को कोई छूट नहीं देते, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को कोई छूट नहीं देते। क्या लोकतंत्र, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था और मानव अधिकार इस बाढ़ के सामने टिक सकेंगे?